Hello everybody, welcome to this new lecture in the thermal physics series. प्लैंक्स लॉ को डिराइव करने के बाद हमने उससे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और प्लैंक्स डिस्प्लेसमेंट लॉ डिराइव कर लिया था. अब इसके अलावा जिन्हें हम अर्लियर रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉज कहते हैं, ओके, जो प्लैंक्स लॉ से पहले जो एग्जिस्टेंस में थे, जितना उस समय का फिजिक्स का नॉलेज था उसके बेसिस पे जो लॉज डिराइव किए गए थे ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उनको भी हम प्लैंक्स लॉ से डिराइव कर सकते हैं. ओके, तो यही हमारा आज का इशू है. दी अदर या अर्लियर रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉज फ्रॉम द प्लैंक्स लॉ. प्लैंक से पहले कौन कौन से लॉज थे? बेसिकली तीन, जिनको मैंने स्टार कर रखा है. बिफोर प्लैंक्स लॉ, वीएन्स फर्स्ट रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वीएन्स सेकंड रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और रेले जीन्स लॉ. ये हम पीछे सारे के सारे देख चुके हैं हिस्टोरिकल उसमें. ओके, ये लॉज जो हैं मैंने एक्सप्लिसिटली लिखे हैं. वीएन ने जो फर्स्ट फॉर्म दी थी थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे डिराइव करके, और ये लॉ एग्जैक्ट है. एग्जैक्ट मतलब ये है, प्लैंक्स लॉ हम देखेंगे, प्लैंक्स लॉ इसी फॉर्म का है. ओके, दिस फॉर्म ये थी कि ई लैम्डा डी लैम्डा का, अगेन मैंने एक्सप्रेशंस में बाद में तो हम केवल ई लैम्डा को यूज़ करेंगे, पर एक्सप्रेशंस हम हमेशा ई लैम्डा डी लैम्डा के टर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि तब मैं उसे ई न्यू डी न्यू के इक्वेट कर सकता हूँ. ओके, सो ई लैम्डा का एक्सप्रेशन ये है, सम कॉन्स्टेंट ओवर लैम्डा पावर 5 और सम फंक्शन, सम अननोन फंक्शन ऑफ लैम्डा टी. वीएन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ उस सेंस में, फर्स्ट रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ उस सेंस में कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि ये फंक्शन अननोन है. बट एक सेंस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस सेंस में कि एक तो 1/λ5 का फैक्टर होगा, और उसके अलावा बाकी पार्ट जो होगा वो लैम्डा इंटू टी का फंक्शन होगा. ओके, दिस, और इसी को अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में एक्सप्रेस करें तो सम अदर कांस्टेंट और न्यू क्यूब एंड सम फंक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन टी अपॉन न्यू. ओके, बाकी पार्ट में न्यू क्यूब के अलावा जो पार्ट होगा उसमें टी अपॉन न्यू कॉम्बिनेशन ही आपको दिखेंगे. ओके, तो दिस, तो ये, और जो वीन्स का सेकंड रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, उसके बाद उन्होंने एक अप्रॉक्सीमेशन किया था कि ये जो फंक्शन है इसकी फॉर्म ऐसी होती है. ओके, ये है ये पार्ट सेम है. कांस्टेंट का नाम ए के बजाय A1 कर दिया, क्योंकि अब एक और कांस्टेंट यहाँ पे आने वाला है. ये जो फंक्शन है ऑफ लैम्डा टी, तो वीएन ने कहा कि ये फंक्शन अगर हम इस फॉर्म का ले लें, एक्सपोनेंशियल सम कांस्टेंट माइनस A2 अपॉन लैम्डा टी, तो काफ़ी अच्छे से जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स हैं उसके साथ ये फंक्शन का प्लॉट काफ़ी अच्छे से मैच करता है. तो इस बेसिस पे ये थर्मोडायनेमिकल डेरिवेशन था, और उसमें एक तरह से कर्व फिटिंग की प्रोसेस करके या अप्रॉक्सीमेशन प्रोसेस करके उन्होंने कहा एफ लैम्डा को अगर ये ले लें, ये एफ लैम्डा इतने के बराबर लेने का कोई आर्गुमेंट डायरेक्टली नहीं है, केवल आर्गुमेंट ये है कि ये लेके ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व सबसे हम मैच कर सकते हैं फंक्शन को, और उसी को अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में एक्सप्रेस करें तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. ओके, मैंने इस तरह से वो कलरिंग स्कीम कर रखी है. ई लैम्डा, केवल ई लैम्डा ये वाला पार्ट है डी लैम्डा को छोड़ के, ऐसे ही ई न्यू ये दिस एंड सिमिलरली. और जो बाद में रेले जीन्स लॉ तो हमने डिराइव किया ही था, रेले जीन्स लॉ, लेकिन मैं उसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ. मैं आगे भी इसको यही फॉर्म रिटेन करूँगा. C/4 का फैक्टर इसलिए आता है क्योंकि पहले हम एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं यू लैम्डा कैविटी रेडिएशन की, और फिर उसे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए C/4 का फैक्टर. 8π/λ4 डी लैम्डा डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, और KT थी क्लासिकल बेसिस पे वो जो ऑसिलेटर्स हैं वॉल्स में, जो जिनकी की एनर्जी कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी एवरेज एनर्जी. ओके, तो C/4 का फैक्टर तो हमेशा रहेगा. 8π/λ4 डी लैम्डा ये डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन है, और ये KT एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर या एवरेज एनर्जी ऑफ रेडिएशन भी आप इसे कह सकते हैं दिस. और इसी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में एक्सप्रेस करें तो अगेन वो C/4 का फैक्टर, 8π² डी न्यू अपॉन C क्यूब डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन और KT. ओके, तो यहाँ से आप ई न्यू और ई लैम्डा रेले जीन्स के हिसाब से क्या है, तो अलग अलग जो लॉज हैं उसके हिसाब से ई लैम्डा या ई न्यू की कुछ फॉर्म्स हैं. ओके, तो अब प्लैंक्स लॉ से हम ये सारी फॉर्म्स पे पहुँच सकते हैं. इनफैक्ट ये प्लैंक्स लॉ भी मैंने यहाँ पे लिखा है. प्लैंक्स लॉ ई लैम्डा डी लैम्डा लैम्डा के टर्म में एक्सप्रेस करें तो अगेन C/4 का फैक्टर, 8π/λ4 डी लैम्डा. प्लैंक्स लॉ और जो रेले जीन्स लॉ जो हमने डिराइव किया है, डेंसिटी ऑफ मोड्स के एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. 8π/λ4 डी लैम्डा फर्क पड़ता है इस फैक्टर पे, जिसको मैंने रेड ब्रैकेट में लिखा है. क्लासिकल ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी KT बनती है, जबकि प्लैंकियन ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी अगर आप लैम्डा के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो HC/λ एक्सपोनेंट HC/λ KT -1. और फ्रीक्वेंसी के टर्म में फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी वही बात है, C/4 के फैक्टर पे कोई फर्क नहीं. 8π² डी न्यू ओवर C क्यूब डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन अब 8π/λ4 डी लैम्डा के बजाय 8π² C क्यूब डी न्यू हो गया. वो लेकिन वो रेले जीन्स और प्लैंक में सेम चल रहा है. केवल चेंज क्या है, जो एवरेज एनर्जी एक ऑसिलेटर की KT है, जो कि फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रही है. हर ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी KT है क्लासिकल कैलकुलेशन में. क्वांटम कैलकुलेशन या प्लैंकियन ऑसिलेटर के लिए प्लैंक के हाइपोथेसिस के बाद वो एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर बन रही है hν/e⁻⁻⁻⁰. तो ये डिफरेंस है. ओके, तो अब पॉइंट ये है, मैथमेटिकली हम ये शो करना चाह रहे हैं, माना आप लैम्डा वाले एक्सप्रेशन या न्यू वाले जिस भी एक्सप्रेशन से स्टार्ट करें, तो अप्रोप्रिएट
क्राइटेरिया में हम देख सकते हैं अरे इससे ये भी बन जाता है, या इससे ये वाला लॉ भी आ जाता है, या इससे ये वाला लॉ भी आ जाता है। ओके, तो यही हम करने वाले हैं। इनफैक्ट ये वाला तो मैं पहले कर चुका था कि ये अगर हम प्लैंक्स लॉ को देखें तो वो वीएन्स फर्स्ट रेडिएशन लॉ की फॉर्म का है। फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ तो फंक्शन डिफाइंड नहीं था, तो यहाँ जो फंक्शन हमारे पास आ रहे हैं वो फंक्शन हम देख सकते हैं लैम्डा 5 के फैक्टर के अलावा जो कुछ है वो लैम्डा इंटू टी का फंक्शन है। तो सीधे सीधे आप देख सकते हैं प्लैंक्स लॉ से अगर मैं केवल ई लैम्डा के एक्सप्रेशन को पिक करूँ, ओके, डी लैम्डा को ड्रॉप कर दूँ, तो वो ये है c/4। मैंने कॉन्स्टेंट्स को एक साइड कर दिया, 8 पाई के साथ ये hc, ठीक है। और ये जो अपॉन लैम्डा का फैक्टर था, देखिए अपॉन लैम्डा कहाँ से आया था, मैं इस एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिखा था, न्यू की जगह c/λ और यहाँ भी न्यू की जगह c/λ। ओके दिस, तो ये hc वाले कॉन्स्टेंट्स भी मैंने बाहर कर दिए, और मैं सिंप्लीफाई नहीं करना चाह रहा हूँ, कुछ पार्ट कैंसिल हो रहे होंगे, c का स्क्वायर हो होगा 4 से 8, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है इस समय। लैम्डा पावर 4 पहले से था और एक लैम्डा ये है लैम्डा पावर 5, और एक्सपोनेंट एच सी ओवर लैम्डा के टी, इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया है। यहाँ भी कॉन्स्टेंट्स को अलग कर दिया, एच सी अपॉन के का एक फैक्टर और 1 अपॉन लैम्डा टी का एक फैक्टर एन -1। तो ई लैम्डा के जो प्लैंक के हिसाब से है बस उसे थोड़ा सी रिराइट किया है, इस फॉर्म में रिराइट क्यों किया है, ये सब कुछ कॉन्स्टेंट है, लेट्स कॉल दिस कॉन्स्टेंट ए, 1 अपॉन लैम्डा 5 का फैक्टर, और ये पार्ट जो भी है ये केवल लैम्डा इंटू टी का फंक्शन है। एच सी और के कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, तो ये लैम्डा अपॉन टी का एक खास तरह का फंक्शन है, लेकिन ये लैम्डा और टी का ही फंक्शन है, तो इसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये यही वाली फॉर्म तो है, एग्जैक्टली यही फॉर्म है वीएन्स फर्स्ट रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो कि वेवलेंथ के टर्म्स में है, एग्जैक्टली द सेम फॉर्म। या आप फ्रीक्वेंसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आगे मैं दोनों केस नहीं करूंगा, आगे मैं केवल फ्रीक्वेंसी से डील करूंगा, बट से आप फ्रीक्वेंसी से डील करना चाहते हैं तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के आप फ्रीक्वेंसी वाले एक्सप्रेशन से स्टार्ट करें, ई न्यू के एक्सप्रेशन से स्टार्ट करें, ई न्यू। तो अगेन यहाँ कॉन्स्टेंट्स को अलग करके, तो बाकी जो पार्ट बचा डेंसिटी ऑफ मोड से न्यू स्क्वायर आया था, और एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर में भी न्यूमरेटर में एक न्यू आता है, तो न्यू क्यूब, और बाकी ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर, दिस न्यू क्यूब और ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब इस सब का नाम आपने कुछ कांस्टेंट रख दिया, ए डैश, सारे कांस्टेंट, न्यू क्यूब और एक्सपोनेंट, एच और के कांस्टेंट्स हैं, यहाँ एच न्यू अपॉन के टी का जो फैक्टर था एक्सपोनेंट में, इसमें एच अपॉन के को मैंने अलग कर दिया क्योंकि एच और के कांस्टेंट्स हैं, तो सम कांस्टेंट न्यू टी। तो ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये तो न्यू अपॉन टी कॉम्बिनेशन का फंक्शन है, केवल न्यू अपॉन टी का सम फंक्शन, उसे जी कह दो, जो भी कह दो दिस। और इस कैपिटल जी का नाम मैंने बाद में स्मॉल जी रख दिया, इन द सेंस आप इसे चाहे तो न्यू अपॉन टी का फंक्शन ट्रीट कर सकते हैं या टी अपॉन न्यू का फंक्शन ट्रीट कर सकते हैं। ओके दिस, तो क्योंकि ये वाली फॉर्म में, इसलिए मैंने शुरू में जब ये लिखा था मैंने इसे टी अपॉन न्यू का फंक्शन ट्रीट किया था, तो इसलिए कंपैरिजन के लिए तो ये एग्जैक्टली यही फॉर्म है, सम कांस्टेंट न्यू क्यूब सम फंक्शन ऑफ टी अपॉन न्यू, कांस्टेंट न्यू क्यूब सम फंक्शन ऑफ टी अपॉन न्यू। तो ये टिक लगाने का मतलब ये है वीएन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ जो रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ थी, जो कि थर्मोडायनेमिक्स से आई थी एक्चुअली, और थर्मोडायनेमिक आर्ग्यूमेंट्स उसमें बिल्कुल सही इस्तेमाल किए थे, तो इसलिए वो लॉ गलत नहीं है, ये लॉ आज की डेट में भी गलत नहीं है लेकिन इसे आप इनकम्प्लीट जरूर कह सकते हैं। इनकम्प्लीट इस सेंस में ये फंक्शन की फॉर्म नहीं बताता है कि ये फंक्शन की फॉर्म क्या है या इस फंक्शन की फॉर्म क्या है, लेकिन प्लैंक लॉ भी इसी फॉर्म का है, और प्लैंक्स लॉ में हमें ये फंक्शन भी पता है कि ये फंक्शन क्या है, तो प्लैंक्स लॉ कंप्लीट है। तो वीएन्स फर्स्ट लॉ भी गलत नहीं है। ओके, एग्जैक्ट के बजाय मुझे लिखना चाहिए था इट इज़ नॉट रॉन्ग, तो प्लैंक लॉ के बाद भी ये गलत नहीं है, वीएन्स फर्स्ट रेडिएशन लॉ गलत नहीं है, इनकम्प्लीट आप जरूर कह सकते हैं दिस, लेकिन प्लैंक लॉ से हम उसे डिराइव कर सकते हैं। आपको दोनों करने की जरूरत नहीं है, मैं तो जस्ट यहाँ पे शो कर रहा था कि हाँ दोनों केस में आप देख सकते हैं, तो जस्ट ओके। अच्छा, ये हम पहले भी कर चुके थे शायद, लेकिन अब है मेन पार्ट, जो बाकी दो लॉज हैं बचे हैं हमारे अब, वीन्स सेकेंड रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और रेले जीन्स लॉ, उनको भी हम प्लैंक्स लॉ से डिराइव करेंगे, और वो दोनों कैलकुलेशन पैरेलल चलेंगी। बेसिकली मैं यहाँ पे जो चीज़ करना चाहता हूँ उसको हम कहते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट्स ऑफ द प्लैंक लॉ। प्लैंक लॉ हमारे पास वेवलेंथ के टर्म में है माना, तो उस लॉ को आप देख सकते हैं कि अगर हम लॉन्ग वेवलेंथ्स के लिए उस लॉ को देखें तब वो अप्रॉक्सीमेटली वो एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, या शॉर्ट वेवलेंथ पे जाएं, और ऑल्टरनेटिवली लॉन्ग वेवलेंथ को आप शॉर्ट फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं और शॉर्ट वेवलेंथ को लॉन्ग फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ओके, तो मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज में चाहे वेवलेंथ के टर्म में या लॉन्ग एंड शॉर्ट में फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम प्लैंक्स लॉ का एनालिसिस करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में एनालिसिस करूंगा, ओके, वेवलेंथ में भी आप सिमिलरली कर सकते हैं। और यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है वो भी मैं आपको बता दूँ, जब हम प्लैंक्स लॉ को शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट में देखेंगे और प्रॉपर्ली उस लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमें रेले जीन्स लॉ मिलेगा। और ऐसे ही प्लैंक्स लॉ को जब लॉन्ग फ्रीक्वेंसी लिमिट में देखेंगे, लॉन्ग फ्रीक्वेंसी मतलब शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट, तो लॉन्ग फ्रीक्वेंसी लिमिट में जब देखेंगे तो वीएन्स सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मिलेगा। तो अकेले प्लैंक्स लॉ से जो दो रेडिएशन के लॉज थे, और आपको ध्यान भी होगा जब मैंने वीएन्स और
प्लैंक्स लॉ की बात कही थी, तो रफली मैंने कहा था वीएन सेकंड लॉ लगभग इस रीजन में वैलिड होता है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर देखें हाई फ्रीक्वेंसी में, और रेले जीन्स लॉ लगभग इस रीजन में लो फ्रीक्वेंसी में। तो वही चीज़ यहाँ पे है, लो फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी पे आपको प्लैंक्स लॉ से रेले जीन्स लॉ मिल जाएगा। प्लैंक लॉ तो पूरे कर्व को एक्सप्लेन करता है, तो जब उसे केवल लो वेवलेंथ लिमिट में देखेंगे तो आपको रेले जीन्स लॉ मिल जाएगा, और जब हाई वेवलेंथ लिमिट में देखेंगे, इधर को फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो आपको वीएन्स लॉ। ओके, लेकिन अब यहाँ पे पहले एक शब्द है, इसको आप बहुत केयरफुली वो करें, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है, बट ये नोशन कई बार आपको फिजिक्स और मैथ्स में यूज़ करना पड़ता है। जब हम किसी चीज़ को लॉन्ग या शॉर्ट कहते हैं या लार्ज और स्मॉल कहते हैं, ये क्वालिटेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। लॉन्ग, शॉर्ट, लार्ज, स्मॉल, ये क्वालिटेटिव टर्म्स हैं, गुणात्मक हैं ये। माना मैं आपको ये सवाल पूछूं, ये जो मैंने यहाँ पे एक लाइन बना रखी है, इसकी लेंथ को आप लार्ज बोलेंगे कि स्मॉल बोलेंगे? अगर आप इसको एक एटम या मॉलिक्यूल या सेल के साइज से कंपेयर कर रहे हैं, तब तो ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है। माना आप एटॉमिक डायमेंशन से कंपेयर कर रहे हैं, एटॉमिक डायमेंशन एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की है, और ये कुछ 2-3-4 सेंटीमीटर के ऑर्डर की लाइन है, तब तो ये लाइन को आप बोलेंगे अरे ये तो बहुत लार्ज है। लेकिन अगर आपसे सोलर सिस्टम के स्केल पे देखें या अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में इसी लेंथ को देखें, तब तो आप इसे स्मॉल बोलेंगे। यही मेरा पॉइंट है, लार्ज और स्मॉल जो हैं ये तो क्वालिटेटिव शब्द है। जब आप हम इस चीज़ को क्वांटिफाई करना चाहते हैं फिजिक्स में या और भी जगह, जब आप क्वांटिफाई करना चाहते हैं तो आप लार्ज और स्मॉल के बजाय, हम कहते तो लार्ज और स्मॉल हैं, पर एक्चुअल हमारा सेंस होता है लार्जर एंड स्मॉलर। मतलब लार्जर एंड स्मॉलर का मतलब क्या है, आप किसी चीज़ से उसे कंपेयर कर रहे हैं। ये लाइन आप अपने आप में नहीं बोल सकते ये बड़ी है छोटी है, हाँ ये जरूर आप बोल सकते हैं ये एटम के साइज से बड़ी है। ये सत्य है, ये हमेशा ट्रू है कि ये एटम के साइज से ये लाइन बड़ी है, और अर्थ के साइज से ये लाइन छोटी है। तो सेम लाइन छोटी या बड़ी, तो इसलिए अकेले इसको छोटी या बड़ी कहने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन अगर आप इसको किसी चीज़ के साथ कंपेयर करके कह रहे हैं तो ये तो सामान्य भाषा में मैंने इनफैक्ट यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट ही लिखा था, और लार्ज और स्मॉल से ही मेरा मतलब था। पर जब भी हम फिजिक्स में लार्ज या स्मॉल कहते हैं तो बेसिकली मीनिंग होता है लार्जर देन समथिंग। किस चीज़ से लार्ज की आप बात कर रहे हैं, या स्मॉल किस चीज़ से स्मॉल की बात कर रहे हैं, तो आप पे कंपैरिजन करने के लिए कोई दूसरी चीज़ होनी चाहिए। और सेम चीज़ जो है, जैसे इसी एग्जांपल में देखें, यही सेम लाइन जो है किसी समय आप इसे लार्जर कह सकते हैं, लार्ज या लार्जर, कब, जब आप एटम्स से या उन इससे छोटी चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं। और जब आप इसे अर्थ या सोलर सिस्टम या यूनिवर्स के साइज से कंपेयर कर रहे हैं, तब तो ये स्मॉल है। वेरी वेरी स्मॉल भी हो सकता है, यूनिवर्स के साइज से कंपेयर करें या सोलर सिस्टम के साइज से कंपेयर करें, तब तो ये वेरी 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 स्मॉल है। तो एक ही चीज़ जो है वो कभी स्मॉल भी क्लासीफाई हो सकती है, कभी लार्ज भी क्लासीफाई हो सकती है। इस नोशन को ध्यान में रखिए, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आप उसे कंपेयर किस चीज़ से कर रहे हैं। ओके दिस, तो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होनी है। ये जो मैंने शॉर्ट और लॉन्ग फ्रीक्वेंसी कही, ये केवल गुणात्मक शब्द है, हाँ, लेकिन किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, माना मैंने आपको अगेन 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कही, तो 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को आप स्मॉल या लार्ज कैसे कहेंगे? ऐसे कहने का कोई तरीका नहीं है डायरेक्टली कि हाँ 1000 हर्ट्ज स्मॉल होता है या 1000 हर्ट्ज लार्ज होता है। ओके, कंपेयर किस चीज़ से कर रहे हैं। तो अब से जो मैं शॉर्ट और लॉन्ग फ्रीक्वेंसी रेंज में प्लैंक्स लॉ का डेरिवेशन करना चाह रहा हूँ, वो डेरिवेशन दो लाइन का है, बट उस कंसेप्ट को क्लियरली समझ लें। जब मैं शॉर्ट और लॉन्ग कहता हूँ तो एक्चुअली मतलब होगा शॉर्टर एंड लॉन्गर, किसी चीज़ से शॉर्ट और किसी से लॉन्ग। किससे, वो अब बात करते हैं, किससे कंपैरिजन हम कर रहे हैं। कंपैरिजन करने का वो क्या है, दिस, कोई फ्रीक्वेंसी हमारे पास न्यू होती है, ओके, तो उस फ्रीक्वेंसी को कोई करस्पॉन्ड करती है एक एनर्जी, या हम एक डिफाइन कर सकते हैं एक एनर्जी एच न्यू, और एच न्यू हम प्लैंक्स आइडिया हाइपोथेसिस के बेसिस पे आए तो बेसिकली ये क्वांटा की एनर्जी है। तो इसी चीज़ को मैंने ऐसे लिखा है, अगर आपके पास कोई भी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो हम सोच सकते हैं अच्छा उस करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का जो ऑसिलेटर है ये उसके एक क्वांटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे क्वांटा तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज का था, पर मैं ऑसिलेटर के लिए भी क्वांटा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑसिलेटर के दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो एक क्वांटा है। तो न्यू फ्रीक्वेंसी का जब आप बात कर रहे हैं तो आप दिमाग में न्यू फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर सोच सकते हैं, और न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर के दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो यही क्वांटा की एनर्जी है। तो मतलब एक न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ हम एक एनर्जी एसोसिएट कर सकते हैं। एच एक कांस्टेंट है तो ये एसोसिएट कर सकते हैं, और ये रिलेशनशिप ऐसी है, न्यू अगर बढ़ता जाएगा, लार्ज से मेरा मतलब था न्यू अगर बढ़ता जाएगा तो एक्चुअली क्वांटा का साइज भी बढ़ रहा है, जिस एनर्जी की आप बात कर रहे हैं वो बढ़ रही है। ठीक है, दिस, ऐसे ही जो सिस्टम का टेम्परेचर है, आप ब्लैक बॉडी सोच रहे हैं, ब्लैक बॉडी को आपने किसी टेम्परेचर टी पे मेंटेन कर रखा है, तो उस टेम्परेचर से भी आप एक एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, या उसके करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी है के टी, जिसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। ये मैं एवरेज एनर्जी ऑफ क्लासिकल बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ। अगर आप डायमेंशनली देखें तो के की जो डायमेंशन होती है एनर्जी
पर यूनिट टेम्परेचर टाइप की इसकी यूनिट होती है। तो आप इसे टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करें तो एक एनर्जी बनती है। तो इसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। रफली आइडिया ये है, अगर कहीं पे किसी सिस्टम का टेम्परेचर T है तो रफली जो उस वहाँ पे थर्मल एनर्जी है वो KT के ऑर्डर की है। ओके, तो थर्मल एनर्जी। तो अब आप देखिए फ्रीक्वेंसी को, आप किसी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, आप उससे एक एनर्जी रिलेट कर सकते हैं। और अगर आप किसी टेम्परेचर पे है उस बॉडी का, किसी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो उससे भी एक एनर्जी रिलेट कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ क्वांटा, थर्मल एनर्जी। और अगेन यहाँ भी नोशन वही है, अगर हम T को बढ़ा रहे हैं तो बेसिकली हम कहते हैं हम थर्मल एनर्जी बढ़ा रहे हैं। ओके, T बढ़ाने का मतलब थर्मल एनर्जी बढ़ाना। तो अब आप एनर्जी और एनर्जी को तो कंपेयर कर सकते हैं। एच न्यू को आप KT के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे? इन दोनों का रेशियो ले लो। माना एच न्यू आपने ऊपर रखा और KT नीचे रखा, आप रिवर्स भी कर सकते थे पर हम ये कर रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों एनर्जीज को कंपेयर करूं, किसको? एनर्जी ऑफ क्वांटा एंड थर्मल एनर्जी को कंपेयर करूं, तो E क्वांटा अपॉन E थर्मल, एच न्यू अपॉन KT। और आप ये देख रहे हैं, ये एच न्यू अपॉन KT का फैक्टर तो बहुत पीछे से हमारे साथ आ रहा है, हमने कई बार इसे x सब्स्टिट्यूट किया है। और मैं इस x को कहता था फाइट बिटवीन दिस एनर्जी एंड दिस एनर्जी। तो ये वही चीज़ है, ये क्वांटा की एनर्जी और उसी टाइम पे जो थर्मल एनर्जी है उसके बीच की फाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइट का मतलब क्या है? फाइट का मतलब जो है, अगेन बेसिकली ये एक डायमेंशनलेस नंबर है। एक्स, माना आप किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की सोच रहे हैं, 1000 हर्ट्ज की सोच रहे हैं, तो 1000 को h से मल्टीप्लाई करके एक एनर्जी मिली। और उसी समय आपकी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कुछ है T, तो उस T को भी K से मल्टीप्लाई करके एक नंबर मिला। तो उन दोनों का रेशियो क्या हो गया? x। दो एनर्जीज का रेशियो है तो अपने आप में x जो है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब फाइनली ये केवल एक नंबर होगा। माना एच न्यू की वैल्यू 10 है किसी यूनिट्स में, और उसी टाइम पे KT की वैल्यू 20 है, तो ये 10/20, 1/2, 0.5, जस्ट एक नंबर दिस। लेकिन ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट कंपेयर्स न्यू एंड T। आप इसे ये सोच सकते हैं ये न्यू को T के साथ कंपेयर कर रहा है। एक्चुअल तो कंपेरिजन एनर्जी ऑफ क्वांटा का एनर्जी ऑफ थर्मल के साथ है, बट आप इस एक्सप्रेशन में देखिए, x के एक्सप्रेशन में h और k तो कांस्टेंट है। आप कोई भी फ्रीक्वेंसी और किसी भी टेम्परेचर को लेके ये कैलकुलेशन कर रहे होंगे, h अपॉन k का फैक्टर तो उतने का उतना ही आना है। तो बेसिकली आप ऐसा सोच सकते हैं ये x किसके उसको कंपेयर कर रहा है? फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर को। फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर वैसे डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। डायमेंशनली फ्रीक्वेंसी अलग चीज़ है, टेम्परेचर अलग चीज़ है। बट h अपॉन k हम इस सेंस में सोच रहे हैं कि कभी भी हम न्यू और T का डायरेक्ट कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, पर इस एनर्जी का तो इस एनर्जी से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो h अपॉन k का फैक्टर की वैल्यू तो हमेशा उतनी आनी है, h 6.6 10⁻⁻34 और k 1.38 एंड वट एवर बी द 10 पावर वट एवर। ये तो बेसिकली आपने न्यू को T से कंपेयर करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। तो x को आप इस तरह से समझें, प्रॉपर डेफिनेशन तो ये है, बट बहुत रफली, और रफली भी नहीं है, वो भी सही तरीका है कि बेसिकली ये न्यू और T को कंपेयर करने का एक तरीका है। न्यू को हम T से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि h और k क्या है? कॉन्स्टेंट्स। तो अब जो हम ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे ना ऊपर से कि हम हाई और लो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो अब हाई और लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है हम हाई और लो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो उस समय के टेम्परेचर के आधार पे होगा। ये जो एक्सप्रेशन है, मैंने यहाँ पे एक रफ एग्जांपल क्रिएट किया है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये मैंने फ्रीक्वेंसी का स्केल दिखाया है, और अगेन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम अपने ग्राफ्स में हमेशा फ्रीक्वेंसी इधर से इधर को प्लॉट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मैंने इधर से इधर को प्लॉट कर रखी है। ठीक है, इधर कहीं फ्रीक्वेंसी का 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5 वैल्यू में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। पॉइंट ये है इधर को फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और कोई जरूरी नहीं है ये स्केल लीनियर भी हो। लीनियर मतलब अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 20 तो 30 40, ऐसा नहीं है, बस इधर को फ्रीक्वेंसीज बढ़ रही हैं। मैं केवल ये दिखाना चाह रहा हूँ। तो फिर अगर जिस फ्रीक्वेंसी की आप बात कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी को अगर आप h से मल्टीप्लाई करें तो मतलब उस फ्रीक्वेंसी के क्वांटा की एनर्जी की आप बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे ही लिख दिए। माना इधर की तरफ लो फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ जब हमने h से मल्टीप्लाई करके एक क्वांटा की एनर्जी निकाली, माना वो 10 बनी। मैंने यूनिट्स नहीं लिखी है डिलिबरेटली, जिस भी यूनिट में आप वर्क कर रहे थे माना वो 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी बनी, h न्यू। ओके, फिर आप हायर फ्रीक्वेंसी पे गए, हायर फ्रीक्वेंसी वाले ऑसिलेटर को देखा आपने, तो हायर फ्रीक्वेंसी वाले ऑसिलेटर के लिए जब आपने उसके एक क्वांटा की एनर्जी निकाली तो वो ज़्यादा आई, माना 10⁻³ ऐसे ही लिख दिया मैंने नंबर, लेकिन इससे ज़्यादा है नंबर। और फिर आप और हाई फ्रीक्वेंसी पे गए, इधर को फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो और हाई फ्रीक्वेंसी पे आपने करस्पॉन्डिंग क्वांटा की एनर्जी कैलकुलेट की, तो माना वो 10⁻6 है। तो नोशन ये है, फ्रीक्वेंसी ये बढ़ रही है तो करस्पॉन्डिंग क्वांटा की एनर्जी भी बढ़ रही है। ये न्यूमरेटर वाले फैक्टर को देख रहे हैं मैं भी केवल। अच्छा, अलग अलग ऑसिलेटर्स के क्वांटा, या सिंपली आप क्वांटा कहूँ, अलग अलग क्वांटा की अलग अलग एनर्जी है, इधर को एनर्जीज बढ़ रही है। अब लेकिन मैं अगर थर्मल एनर्जी की बात करूँ, अब थर्मल एनर्जी में दो अलग अलग टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ। माना एक टेम्परेचर था T1 कम था, T2 ज़्यादा था।
कितना था मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये 300 केल्विन हो सकता है, ये 30,000 केल्विन हो सकता है, मुझे एक्चुअल वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक टेम्परेचर कम है और एक ज़्यादा है, और ऐसे कम और ज़्यादा है, माना कि थर्मल एनर्जी KT हमारा थर्मल एनर्जी को डिफाइन करता है, तो K को अगर मैं T1 से मल्टीप्लाई करूँ तो माना 10 बनता है, अगेन 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। अगेन आप केवल 10 ना सोचें, 10 को आप 12 या 20 है, पॉइंट ये है, ये T1 टेम्परेचर पे जो थर्मल एनर्जी है वो लगभग उतनी ही है जितनी इस वाले क्वांटा की है, इस वाले क्वांटा की, इनकी और इनकी नहीं। तो अगर आपके सिस्टम का टेम्परेचर माना T1 है, तो तब आप थर्मल एनर्जी से अगर इन अलग अलग क्वांटा की एनर्जी को कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे हाँ इस वाले क्वांटा की एनर्जी तो लगभग थर्मल एनर्जी के आसपास की है। ठीक 10 ना हो, 12 हो, 20 हो, 5 हो, 4 हो, 4 और 10 और 20 और 100 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, यारी दोस्ती में ये सब लगभग अगल बगल के ही हैं। तो मतलब माना T1 टेम्परेचर इस प्रकार का है कि KT1 का फैक्टर माना 10 बन रहा है, तो आप कहेंगे ये वाला जो क्वांटा है इसकी एनर्जी तो इसी के ऑर्डर की है, लेकिन इस क्वांटा की एनर्जी 10 पावर 3 और थर्मल एनर्जी 10, तो ये वाला क्वांटा आप बोलेंगे अरे ये क्वांटा तो ज़्यादा एनर्जी का है, और ये वाला क्वांटा तो और भी ज़्यादा एनर्जी का है। और क्वांटा के बजाय अगर मैं केवल फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करूं तो अब आप फ्रीक्वेंसी के लिए वो शब्द इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। आप कहेंगे यार T1 टेम्परेचर पे ये वाली फ्रीक्वेंसी तो ठीक है, इसे आप कम भी नहीं कह सकते, लेकिन ये वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और ये वाली तो और भी ज़्यादा है। देखिए कंपैरिजन एक्चुअली हम एनर्जी का कर रहे हैं, ये जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, लेकिन क्योंकि H और K का फैक्टर वो है तो आप न्यू के लिए भी एक आइडिया ले सकते हैं कि उस न्यू को, उस फ्रीक्वेंसी को आप कम या ज़्यादा कहेंगे। तो माना T1 टेम्परेचर पे ये एग्जाम्पल था, तो T1 टेम्परेचर पे इसको तो आप ना कम ना ज़्यादा कह सकते हैं। हाँ, इससे नीचे के क्वांटा मैंने नहीं दिखाए, पर इससे नीचे के अगर कोई क्वांटा होता जिसकी एनर्जी माना केवल 0.1 होती, तो आप बोलते हैं अरे थर्मल एनर्जी तो 10 है और जिस क्वांटा की एनर्जी 0.1 है वो क्या है, कम एनर्जी का है, या फ्रीक्वेंसी के टर्म में वो फ्रीक्वेंसी क्या है, कम, ये फ्रीक्वेंसी कम, ये ज़्यादा और ये बहुत ज़्यादा। लेकिन माना हमने बॉडी का टेम्परेचर हाई कर दिया, उसी ब्लैक बॉडी को हम हायर टेम्परेचर पे देख रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब थर्मल एनर्जी का फैक्टर बढ़ जाएगा, KT बढ़ जाएगा। माना नए टेम्परेचर T2 पे KT2 की वैल्यू 10 पावर 3 के आसपास की हो गई, इस रीजन की हो गई। ऑसिलेटर्स तो आपके वही पड़े हुए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी तो उतनी है, इसकी एनर्जी 10 के बराबर, इसकी 10 पावर 3, इनकी 10 पावर 6। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो थर्मल एनर्जी माना 10 पावर 3 के ऑर्डर की हो गई, तो फिर थर्मल एनर्जी इन वाले ऑसिलेटर्स के अगल बगल की है, इनके साथ मैच कर रही है, इसके ऑर्डर की है, तो फिर इनकी एनर्जी बहुत कम है इन वालों की, तो फ्रीक्वेंसी का टर्म आप इस समय आप कहेंगे इस नए टेम्परेचर T2 पे आप इसको लो फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। पहले ये लो फ्रीक्वेंसी नहीं थी, T1 टेम्परेचर पे इसको लो फ्रीक्वेंसी नहीं कहा जा सकता था, लेकिन T2 टेम्परेचर पे डेफिनेटली इसे लो टेम्परेचर कह सकते हैं, और इसको हाई, इससे तो ऊपर ही है हाई, एंड सो। तो ये यही आइडिया है जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा था। अपने आप से एक लेंथ को सिग्निफाई करने का कोई तरीका नहीं है, किसी चीज़ से कंपेयर करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी को जब हम लो या स्मॉल कहते हैं तो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन हो रहा है टेम्परेचर से, और डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर का कंपैरिजन तो हो नहीं सकता, अलग अलग डायमेंशनल क्वांटिटी है। तो H से मल्टीप्लाई करके हमने फ्रीक्वेंसी को भी एनर्जी में कन्वर्ट किया, T को भी। तो बेसिकली आप क्वांटा की एनर्जी को थर्मल एनर्जी से कंपेयर करके घोषित कर सकते हैं किसी टेम्परेचर T पे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी को आप लो मानेंगे और कौन सी फ्रीक्वेंसी को हाई। तो लो और हाई जब हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं तो मतलब विद रिलेशन टू टेम्परेचर, उस समय जो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है उसके आधार पे कुछ फ्रीक्वेंसीज को आप लो कहेंगे और कुछ फ्रीक्वेंसीज को हाई। ओके, दिस तो इसीलिए ये आपको क्लियर होना जाना चाहिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी हाई या लो हैं। ये क्लासिफिकेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। किसी टेम्परेचर पे ये फ्रीक्वेंसी हाई कहला रही थी, लेकिन किसी और टेम्परेचर पे सब, अगर माना आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया, माना थर्मल एनर्जी 10 पावर 6 के ऑर्डर की बन गई, तो अगर आपकी थर्मल एनर्जी 10.6 के ऑर्डर की है, 10 पावर 6 के ऑर्डर की है, तब तो आप इस वाले फ्रीक्वेंसी को भी लो फ्रीक्वेंसी मानेंगे, इससे नीचे है, का बहुत नीचे है, 10 पावर 6 से बहुत नीचे है इस वाले क्वांटा की एनर्जी 10 पावर 3, तो आप कहेंगे अरे ये भी बहुत लो फ्रीक्वेंसी है। T1 टेम्परेचर पे तो ये हाई फ्रीक्वेंसी कहला रही थी, लेकिन किसी बहुत हाई टेम्परेचर पे यही फ्रीक्वेंसी लो भी कहला सकती है। तो इसीलिए लो और हाई शब्द क्वालिटेटिव हैं, कंपैरिजन करने के लिए आपको T की मदद लेनी पड़ेगी। ओके, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T आपको दे रखा है, तब आप उसके बाद कहानी शुरू कर सकते हैं, हाँ इस टेम्परेचर T पे इन फ्रीक्वेंसीज को हम हाई फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं और इन फ्रीक्वेंसीज को लो फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द आर्ग्यूमेंट गोज दिस। सो हाई एंड लो फ्रीक्वेंसीज एट अ गिवन टेम्परेचर की बात करना सही है, केवल ये नहीं कि हाँ हाई या लो फ्रीक्वेंसी है ना, किसी टेम्परेचर T पे
किन फ्रीक्वेंसीज को हाई कह सकते हैं और किसको लो कह सकते हैं। और एग्जैक्ट मैथमेटिकल क्राइटेरिया ये लिखा हुआ है मैंने, माना टेम्परेचर टी है सिस्टम का, तो कौन सी फ्रीक्वेंसीज को आप हाई कहेंगे। आपने ये जो एच न्यू और के टी का रेशो बनाया था जिसको हम एक्स कहते हैं, अगर एक्स की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा मिल रही है तो आप कहेंगे जिस फ्रीक्वेंसी से आप इस समय डील कर रहे हैं उस टेम्परेचर पे वो फ्रीक्वेंसी हाई है। क्यों? एच न्यू फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर न्यूमरेटर में है, टी वाला डिनोमिनेटर में है। तो अगर एक्स 1 से बहुत ज़्यादा है मतलब ये बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी टी से ज़्यादा इफेक्टिव है। इफेक्टिव का मतलब न्यू को एच से मल्टीप्लाई करना है, टी को के से मल्टीप्लाई करना है, तो हाई फ्रीक्वेंसी। और इसी के बजाय अगर अपोजिट सिचुएशन हो, एच न्यू के टी के मुकाबले बहुत कम पड़ रहा है, तो फिर आप कहेंगे लो फ्रीक्वेंसी। रफली फिर वही फिगर मैं बनाऊं, माना आपकी थर्मल एनर्जी लगभग इस रीजन की लाई कर रही है, के टी एनर्जी इस रीजन की, तो इससे जो बहुत कम वाली फ्रीक्वेंसी हैं उनको आप लो फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और इससे जो बहुत ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है उनको हाई फ्रीक्वेंसी। तो मैथमेटिकली स्टेटमेंट ये है जिसे मैं फाइट कह रहा था बिटवीन एनर्जी ऑफ क्वांटा एंड थर्मल एनर्जी। यही फैक्टर आपको बताता है कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को आप हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है दिस। तो अब मैंने क्वान्टिफाई कर दिया है। जब मैं शुरू में डिस्कशन शुरू कर रहा था और पहले से भी या कहीं और पे भी अगर मैंने कहा हो तो हाई और लो बेसिकली क्वालिटेटिव शब्द थे, लेकिन अब मैंने जब हाई और लो फ्रीक्वेंसी कहूँगा तो शब्द तो मैं अभी भी हाई और लो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करूँगा, लेकिन अब हाई और लो का मतलब ये होगा। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब ये एक्स का फैक्टर 1 से बहुत ज़्यादा है, या आप इसे इस कंडीशन को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, एच न्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन के टी, के टी का फैक्टर यहाँ ले आओ, एच न्यू क्वांटा की एनर्जी थर्मल एनर्जी से बहुत ज़्यादा है, और इस सिचुएशन को एच न्यू वेरी वेरी लेस देन के टी। इक्वल टू वाली कंडीशन हमने नहीं लिखी कि एच न्यू लगभग अगर 1 के बराबर है तो वो वाली के कंडीशन है क्वांटा की एनर्जी और थर्मल एनर्जी बराबर है। ओके दस तो इस चीज़ को जो मैं पीछे आपको बता रहा था ये मैंने फिर यहाँ पे ब्लॉक में लिखा है। ए पर्टिकुलर गिवन फ्रीक्वेंसी, आपको कोई फ्रीक्वेंसी दे रखी है, माइट बी कंसिडर्ड हाई, उसे हाई कहा जा सकता है किसी केस में एट लो टेम्परेचर। कब? जब सिस्टम का टेम्परेचर कम है। माना न्यू कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर बहुत कम है, तो डिनोमिनेटर का फैक्टर बहुत कम बना, टी बहुत ही कम है, तो ये रेशियो आपका 1 से ज़्यादा निकल गया, बहुत ऊपर निकल गया, तो आपने कहा अरे वो फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू क्या है, हाई। लेकिन वही वाली फ्रीक्वेंसी, न्यू को चेंज नहीं किया, उसी फ्रीक्वेंसी को अगर आपने हाई टेम्परेचर पे देखा, टी की वैल्यू अब बहुत ज़्यादा कर दी, तो डिनोमिनेटर का फैक्टर बढ़ गया, तो डिवाइड करके आपको एक बहुत छोटा नंबर मिला, 1 से बहुत छोटा नंबर मिला, तो आप उसी फ्रीक्वेंसी को आपकी बार लो भी कह सकते हैं। ओके, तो जो फ्रीक्वेंसी लो टेम्परेचर पे जिसको आप हाई फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई टेम्परेचर पे आप लो भी कह सकते हैं। ओके, तो प्रॉपर तरीका ये है जस्टिफाई करने का या क्वांटिफाई करने का किन फ्रीक्वेंसीज को हम लो और हाई कह रहे हैं। तो अब काम कुछ भी नहीं बचा अब नथिंग इज टू बी डन। मैं प्लैंक्स लॉ को जब मैं ये कहूँगा कि मैं उसे हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, तो मेरा मतलब ये होगा उस समय एच न्यू अपॉन के टी का फैक्टर 1 से बहुत ज़्यादा है। और जब मैं कहूँगा कि मैं लो एनर्जी लिमिट में, लो फ्रीक्वेंसी लिमिट में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, तो मेरा मतलब होगा एच न्यू अपॉन के टी का फैक्टर 1 से बहुत कम है। ये एच न्यू अपॉन के टी का फैक्टर प्लैंक्स लॉ में आता है। ये है प्लैंक्स लॉ। मैंने फ्रीक्वेंसी के टर्म में एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैंने फ्रीक्वेंसी के टर्म में प्लैंक्स लॉ लिखा हुआ है सी अपॉन 4 8 पाई न्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब एच न्यू और इफ दिस डी न्यू। ओके, मैं इस लॉ को इस फॉर्म में लिखना चाहूँगा आगे के एनालिसिस के लिए। C/4 का फैक्टर तो एनर्जी डेंसिटी को इमिसिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए आता है, ये फैक्टर ऐसे ही रहेगा। 8 पाई न्यू स्क्वायर साथ में डी न्यू और सी क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन था, और ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है ये थी प्लैंकियन ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी। अब मैंने यहाँ ऑसिलेटर और वो नहीं लिखा है, न्यू फ्रीक्वेंसी की वाले की एवरेज एनर्जी, चाहे आप न्यू फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन की एवरेज एनर्जी समझें या न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी। ठीक है, तो प्लैंक्स लॉ को मैं ऐसे समझ रहा हूँ। ऐसे क्यों समझ रहा हूँ मैं? क्योंकि जब मैं हाई या लो लिमिट में बात करूँगा तो मुझे इस फैक्टर को देखना है कि एच न्यू अपॉन के टी एक केस में 1 से बहुत ज़्यादा कंसिडर करना है, एक केस में 1 से बहुत कम, हाई एंड लो एनर्जी लिमिट में। तो एच न्यू अपॉन के टी का फैक्टर केवल यहाँ है, एच न्यू अपॉन के टी का फैक्टर यहाँ न्यू तो है पर यहाँ टी नहीं है, तो इस वाले पार्ट पे हाई और लो एनर्जी लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ना है, C/4 पे कोई फर्क नहीं पड़ना, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। फर्क पड़ेगा तो इस पे, फर्क आप आगे आपको समझ आएगा फर्क से हमारा क्या मतलब है। मतलब लो और हाई एनर्जी लिमिट में ये एक्सप्रेशन हम कुछ और फॉर्म में पुट कर सकते हैं। ओके, अप्रॉक्सीमेट करके एक स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स में पुट कर सकते हैं। उसको आप दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। जब हमने डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन की मैंने बात की थी, C/4, C तो कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, इस फैक्टर पे तो कभी फर्क नहीं पड़ना। डेंसिटी ऑफ मोड्स जो हमने कहा था, या प्लैंक थ्योरी और रेले जीन्स थ्योरी का जब हमने डेरिवेशन किया था, तो दोनों में जो डिफरेंस था लाइट के
स्टैंडिंग वेव्स और मोड्स में कोई डिफरेंस नहीं था, मतलब डेंसिटी ऑफ मोड्स का जो एक्सप्रेशन रेले जीन्स में आया था वही प्लैंक में भी आया था। तो ये पार्ट वहाँ से आता है। तो इस पार्ट पे क्लासिकल क्वांटम प्लैंक आइडिया किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्लैंक आइडिया से एवरेज एनर्जी इतनी बनती है। तो इस फैक्टर को हमने देखना है कि ये हाई और लो एनर्जी पे ये फैक्टर कैसा बिहेव कर रहा है। ओके दिस, तो ये वाला पार्ट जिसको मैंने ग्रीन से अंडरलाइन कर रखा है C/4, और ये पार्ट मिला के रो न्यूडिनो, इस पर हाई लो फ्रीक्वेंसी कुछ भी आप बात करें, मैंने इसको ये भी लिखा है नो वे टू क्लासीफाई। क्लासीफाई मतलब आप इस फैक्टर को हाई या लो कैसे कह सकते हैं। इस फैक्टर को 8 पाई और C³ तो वैसे भी कांस्टेंट है, न्यू स्क्वायर, अपने आप न्यू को आप हाई या लो नहीं कह सकते हैं। न्यू को हाई या लो कहने के लिए आपको उसे टेम्परेचर से कंपेयर करने की जरूरत है। तो इस पार्ट में तो कहीं टी के साथ कंपैरिजन है ही नहीं, इस पार्ट को छोड़ दें तो ये बाकी पार्ट में न्यू का टी के साथ कहीं कंपैरिजन नहीं है। तो इसलिए ये जो फैक्टर है इसको हाई या लो के हिसाब से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसने तो ऐसे का ऐसे ही रहना है। हाँ, हाई या लो का कंपैरिजन यहाँ आता है H/kT। तो इस फैक्टर को हमें देखना है कि हाई या लो पे ये वाला फैक्टर किस तरह से बिहेव कर रहा है। ओके, आप चाहे तो इसमें से H/nu के फैक्टर को भी बाहर ले सकते थे, पर कंपैरिजन में आगे एक चीज़ निकल के आएगी, इसलिए ये एवरेज एनर्जी वाले टर्म को मैंने ऐसे रखा है। तो मैं जो काम करने वाला हूँ, मैं एवरेज एनर्जी जो प्लैंक के हिसाब से है ऑसिलेटर की, उसको हाई और लो फ्रीक्वेंसी पे इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ। और हाई और लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है दिस। ओके, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंकियन ऑसिलेटर का जो एक्सप्रेशन है वो ये है H/(nu)/this। मैं इसको ऊपर के H/nu को H/nu लिख रहा हूँ और H/nu/kT को x लिख रहा हूँ, तो e⁻x-1। ठीक है, x बराबर H/nu/kT। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। H/nu को यहाँ से आप x टाइम्स kT भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर उसकी जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दें। इनफैक्ट जो एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंकियन ऑसिलेटर का जो हमने ग्राफ देखा था कुछ इस प्रकार का आता है। मुझे बहुत एग्जैक्ट इसमें होने की जरूरत नहीं है कि ये एक्सपोनेंशियल डिके होता है या कैसा। पॉइंट ये है μ=0 वाला पॉइंट इधर है, यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू होती है, ये इन्फिनिटी नहीं है, ये कोई फाइनाइट वैल्यू होती है। μ=0 पे इस एक्सप्रेशन की एवरेज एनर्जी की कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है, और उसके बाद ये ग्राफ ग्रेजुअली गिरता है गिरता है गिरता है। डिके किस तरह का होता है मैंने उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, वैसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ग्रेजुअल फॉल करेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल नेचर, ठीक है इन सर्टेन रीजन्स, हर जगह नहीं बट इन सर्टेन रीजन्स, और बाद में μ=∞ होते होते 0 बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पे डॉट करके दिखाया, डॉट वैसे मुझे हमेशा दिखाना चाहिए इसे, रीज़न ये है ये जो आपका जिसे आप एक्स एक्सिस कहते हैं ना, इस एक्स एक्सिस की लेंथ एक्चुअली इन्फिनिटी है। ये पूरा ग्राफ आप कभी एक फिगर में बना ही नहीं सकते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का ग्राफ। ओके दस, तो अब मैं अगर लो फ्रीक्वेंसी पे इन्वेस्टिगेशन करूं कि ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन प्लैंक्स ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ये लो फ्रीक्वेंसी पे जरा इसे देखें, उस समय इस एक्सप्रेशन को हम कैसे समझ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो लो एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है x 1 के मुकाबले बहुत कम है। x ध्यान कीजिए H/nu/kT है, तो H/nu/kT 1 से बहुत कम है, या H/nu/kT के मुकाबले बहुत कम है। थर्मल एनर्जी के मुकाबले न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर का क्वांटा या एनर्जी बहुत कम पड़ रही है। ओके दिस, तो ये बहुत कम, तो ये तो लो फ्रीक्वेंसी एट गिवन टी अगर ये कंडीशन है तो देखिए यही एक्सप्रेशन E/nu का, लेकिन अब की बार मैं लो फ्रीक्वेंसी पे देख रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड के इस एक्सप्रेशन को देखिए, H/nu e⁻x को आप हमेशा ही लिख सकते हैं 1 + x + x² ओवर फैक्टोरियल 2। अभी मैंने लो फ्रीक्वेंसी वाला रिजल्ट अप्लाई नहीं किया, ये तो आप हमेशा कर सकते हैं। x छोटा हो, 1 से छोटा हो, बहुत छोटा हो, 1 के बराबर हो, 1 से बहुत बड़ा हो, आप इस एक्सप्रेशन को हमेशा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी ओके है। लेकिन अब अगर आप ये कंडीशन अप्लाई करें कि हम लो फ्रीक्वेंसी लिमिट में हैं, लो फ्रीक्वेंसी लिमिट मतलब x 1 से बहुत कम है, तो अगर x 1 से बहुत कम है, आप माइंड में 10⁻³ टाइप का सोचो, x 1 से बहुत कम 0.0001, 10⁻³ 10⁻4 टाइप कीजिए, तो x तो अपने आप में बहुत छोटा है, लेकिन तब x का स्क्वायर तो और भी छोटा होगा। अगर x 10⁻³ है तो ये तो 10⁻6, और फिर कुछ डिवीजन भी कर रखा है, और अगला टर्म में x³ आएगा 10⁻9। अगर x बहुत छोटा है तो x² और x³ और x⁴ और हायर टर्म्स इतने छोटे हैं कि उन सबको आप x के रेस्पेक्ट में ड्रॉप कर सकते हैं। x को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 तो कैंसिल हो गया, उसके बाद जो सबसे पहला टर्म बचा x, अगर आप x को भी ये माने कि x भी इतना छोटा है तो उसको 0 रख दो, तो 0 + 0, तब तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तब तो इन्फिनिटी मिलेगा ना। हम x वाले टर्म को तो रिटेन करें, x 1 से बहुत कम है, माना 10⁻3, तो चलो उस टर्म को रख लेते हैं, लेकिन उससे हायर टर्म्स को, वो x के मुकाबले भी और भी छोटे हैं, तो उन सबको हम ड्रॉप कर दें।
तो बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, मैथमेटिकल एनालिसिस में केवल इतना मतलब है। ये जो एक्सप्रेशन है लो एनर्जी लिमिट में आप इन टर्म्स को ड्रॉप कर दें तो रफली ये ऑलमोस्ट इतने के बराबर बनता है। न्यूमरेटर तो एच न्यू और डिनोमिनेटर में केवल एक्स, क्योंकि एक्स क्या है, स्मॉल, और एक्स की वैल्यू आप रिटर्न कर दें एच न्यू अपॉन के टी, तो एच न्यू से एच न्यू कैंसिल और के टी जाएगा ऊपर। प्लैंकियन ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन तो होता तो ये है सामान्यतः, बट अगर आप उसे लो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके देखें, लो फ्रीक्वेंसी लिमिट में जाके देखें, तो वो क्या बन रहा है, के टी। मतलब किसी टेम्परेचर टी पे जो लो फ्रीक्वेंसी वाले ऑसिलेटर्स होते हैं उनकी एवरेज एनर्जी के टी के बराबर होती है, ऑलमोस्ट के टी के बराबर। यहाँ पे थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन आया है, बट लो फ्रीक्वेंसी वाले ऑसिलेटर्स की एवरेज एनर्जी लगभग कितनी होती है, के टी। और अगर आपको ये ध्यान हो, रेले जीन्स लॉ में जब हमने क्लासिकल कैलकुलेशन की थी, ऑसिलेटर्स की एनर्जी जब कंटिन्यूस थी, ये सारी की सारी एनर्जी पॉसिबल थी, इंटीग्रेशन करके हमने एवरेज एनर्जी निकाली थी, तो उस समय एवरेज एनर्जी के टी आई थी। ये क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम का रिजल्ट है, रेले जीन्स लॉ वगैरह में जो हमारा आया था। ये प्लैंक्स लॉ का फॉर्मूला क्लासिकल वाली कैलकुलेशन से मैच नहीं करता है, लेकिन लो एनर्जी लिमिट में क्लासिकल वाली कैलकुलेशन से मैच करता है। ओके, इस चीज़ को आगे और उससे समझेंगे, क्वालिटेटिवली और आगे समझेंगे हो क्या रहा है, लेकिन मैथमेटिकली आप सीधे देख पा रहे हैं लो एनर्जी लिमिट में एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर कितनी मिल रही है, के टी। तो अब ये सोचिए, अगर मैं लो एनर्जी लिमिट में प्लैंक्स लॉ को देखूंगा तो इस फैक्टर और इस फैक्टर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, और एवरेज एनर्जी लो एनर्जी लिमिट में क्या रख सकता हूँ मैं, लो फ्रीक्वेंसी लिमिट में क्या रख सकता हूँ, के टी। और जैसे ही मैं के टी रखता हूँ ये रेले जीन्स लॉ बन जाता है। ई न्यू डी न्यू प्लैंक्स लॉ से उठाया, लेकिन फिर उसे केवल लो फ्रीक्वेंसी रीजन में देख रहे हैं, तो C/4 और डेंसिटी ऑफ मोड्स वाले टर्म पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन था एच न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी -1, उसकी वैल्यू को मैं के टी से रिप्लेस कर सकता हूँ, जैसे हमने अभी चेक किया, केवल लो एनर्जी लिमिट में। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये केवल लो एनर्जी, नॉट लो एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी लिमिट में। और ये आप टर्म्स को रीअरेंज करें, यही रेले जीन्स लॉ है। रेले जीन्स लॉ शायद हमने कभी भी ई न्यू के टर्म में नहीं लिखा, हमने डेंसिटी के टर्म में लिखा था, केवल C/4 का फैक्टर नहीं था, बट डेंसिटी को ई में कन्वर्ट करने के लिए आपको C/4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो ये रेले जीन्स लॉ ही है। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, रेले जीन्स लॉ, क्लासिकल कैलकुलेशन, बिल्कुल सेम यही एक्सप्रेशन है। तो इसी ये जो हमने किया इसको प्लैंक्स लॉ से स्टार्ट करें, लेकिन अगर उसकी लो फ्रीक्वेंसी लिमिट ले लें, लो फ्रीक्वेंसी लिमिट मतलब केवल ये स्टेप, ये यहाँ हायर टर्म्स को ड्रॉप कर दिया, तो लो फ्रीक्वेंसी लिमिट अगर आप प्लैंक्स लॉ की ले लें तो रेले जीन्स लॉ पे पहुंच जाते हैं। इसी चीज़ को हम सामान्यतः ऐसे कहते हैं, डिराइविंग द रेले जीन्स लॉ फ्रॉम द प्लैंक्स लॉ। तो प्लैंक लॉ से रेले जीन्स लॉ पे आप पहुंच सकते हैं, लेकिन केवल किस लिमिट में, दिस। तो आपको इससे ये भी सोचना चाहिए, प्लैंक लॉ हर जगह सही है, प्लैंक हर जगह मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज पे सही है। आप पूरे रीजन में ग्राफ को देखें, एक्सपेरिमेंटल कर्व और थ्योरेटिकल कर्व मैच करता है, प्लैंक लॉ पूरा डेटा ढंग से एक्सप्लेन करता है, लेकिन रेले जीन्स लॉ तो पूरा डेटा एक्सप्लेन नहीं करता था। क्यों? यहाँ से आप समझ सकते हैं इसे, अरे प्लैंक लॉ के से ही रेले जीन्स लॉ निकलता है, इस तरह से अगर हम सोचें, लेकिन केवल कौन सी लिमिट में, लो फ्रीक्वेंसी लिमिट में। फ्रीक्वेंसी में इधर कम फ्रीक्वेंसी है, 0 1 2 3 4 5 100, और इधर आते आते इन्फिनिटी हो रही है। तो लगभग अगर मैं केवल क्वालिटेटिवली बात करूं, लो फ्रीक्वेंसी लिमिट किधर है, इधर का रीजन, ये वाला हिस्सा। इस हिस्से में आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इस हिस्से में प्लैंक लॉ और रेले जीन्स लॉ एक ही बात कहते हैं, तभी तो यहाँ रेले जीन्स लॉ यहाँ वैलिड होता है, लेकिन इधर आके रेले जीन्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ओके, दिस। तो हुआ क्या है, ये मैंने पहले भी कहा था, लेकिन मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें करूँगा। हमारा डिस्कशन इसके बाद ब्लैक बॉडी का कंप्लीट हो गया, बट एक कंक्लूडिंग लेक्चर में लूँगा सारे आइडियाज़ को एक बार समराइज करने के लिए। थर्मल एनर्जी जो है, थर्मल एनर्जी KT के ऑर्डर की, मोड्स तो आपके पास सारे हैं। आप इस तरह सोचें, आपके पास फ्रीक्वेंसी है 0 से लेकर और माना यहाँ पे इन्फिनिटी, तो ये वाले मोड्स भी हैं, ये वाले मोड्स भी हैं, ये वाले मोड्स भी हैं। कैविटी में मोड्स तो सारे के सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट उन मोड्स को जो एनर्जी मिलनी है, उनको एनर्जी थर्मल एनर्जी कैपेबल ऑफ गिविंग या पंपिंग द लो एनर्जी मोड्स, थर्मल एनर्जी ने मोड्स को एनर्जी देनी है। अब अगर बॉडी का टेम्परेचर T है तो थर्मल एनर्जी KT के ऑर्डर की है, तो जो लो एनर्जी वाले क्वांटा हैं उनको तो थर्मल एनर्जी दे सकती है। इसको इस तरह सोचें, ये ऑसिलेटर्स हैं, सारे के सारे ऑसिलेटर्स अपनी ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मतलब सबसे मिनिमम वाली एनर्जी स्टेट में। अब जब सिस्टम का टेम्परेचर हम रेज करते हैं तो ये ऑसिलेटर्स अपनी हायर एनर्जी स्टेट्स में जाने लगते हैं, लेकिन एक स्टेट में जाने के लिए ऑसिलेटर को लगभग
एच न्यू एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एच न्यू की जरूरत पड़ती है। अब जिन ऑसिलेटर का एच न्यू के टी या के टी के आसपास या उससे कम तक है, उनको तो थर्मल एनर्जी से ऊपर की स्टेट्स में जाने का मौका मिलेगा, मतलब उसी को हम कहते हैं एक्साइट होने का मौका मिलेगा। लो फ्रीक्वेंसी वाले मोड्स तो के टी टेम्परेचर से एक्साइट हो जाएंगे, पर जिन ऑसिलेटर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है उनका तो एक एक क्वांटा का साइज बहुत ज़्यादा है, थर्मल एनर्जी इतनी नहीं है कि वो इसको ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाए। मैं ऐसे ही अगर नंबर्स लिखूं, माना के टी की वैल्यू 2 है किसी यूनिट्स में, जिन ऑसिलेटर्स के क्वांटा या दो एनर्जी लेवल्स के बीच का साइज 1 यूनिट या 2 यूनिट या 3 या 4-5 यूनिट तक का है, वो तो थर्मल फ्लक्चुएशंस के कारण हायर स्टेट्स में आ जाएंगे। पर सोचिए एक ऑसिलेटर है जिसका ग्राउंड स्टेट और पहली स्टेट के बीच का एनर्जी का गैप 1000 यूनिट्स का है, तो अगर थर्मल एनर्जी केवल 2 यूनिट के ऑर्डर की है तो 1000 यूनिट की जंप लगाना, हम उसे मैथमेटिकली असंभव तो नहीं कहते हैं, बट बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है। मतलब ये वाला मोड तो है, पर ये वाला मोड कभी एक्साइट ही नहीं हो पाएगा। कौन सा? इस फ्रीक्वेंसी वाला मोड, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाला मोड। तो एक्चुअली यही होता है, किसी गिवन टेम्परेचर पे लो फ्रीक्वेंसी वाले मोड्स तो एक्साइट हो जाते हैं, बट हाई फ्रीक्वेंसी वाले मोड्स एक्साइट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके दिस, तो इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे दिस। और रफली मैंने यहाँ पे एक बहुत गंदा फिगर बनाया, दिस इज़ नॉट अ गुड फिगर। ये वो वाला ग्रीन कर्व है जो मैं पीछे आपको दिखा रहा था। मतलब प्लैंक के हिसाब से जो एक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी है, जो कि फ्रीक्वेंसी इधर को बढ़ने के साथ इस तरह से डिक्रीज करती है। अब मैंने इस कर्व को एक्चुअली इस पार्ट में ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिखाया, फिर डिक्रीज दिखाया। कारण ये है, अगर आपको ध्यान हो, प्लैंकियन ऑसिलेटर से पहले जब हमने रिले जीन्स ऑसिलेटर अगर मैं उसे कहूँ या क्लासिकल ऑसिलेटर कहूँ, उसकी एवरेज एनर्जी हर जगह के टी होती है। जो हमने ये रिजल्ट अभी निकाला ना, ये रिजल्ट या उससे पहले ये केवल के टी वाला टर्म, प्लैंकियन ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी हरा वाला कर्व इस लाल वाले कांस्टेंट कर्व से मैच करता है, लेकिन केवल किस रीजन में? लो फ्रीक्वेंसी रीजन में। ये माना ये ब्लू लाइंस मेरा लो फ्रीक्वेंसी रीजन है, लो फ्रीक्वेंसी रीजन। तो इस रीजन में प्लैंकियन ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी ग्रीन वाली लगभग क्लासिकल ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी जो कि कांस्टेंट होती है के टी, उससे मैच करती है। लेकिन इस रीजन के बाद के टी तो ये तो कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन ये डिक्रीज करता है। यहाँ ये इससे मैच नहीं कर रहा है। तो केवल लो एनर्जी लिमिट में चाहे आप प्लैंकियन ऑसिलेटर लो चाहे क्लासिकल ऑसिलेटर लो, दोनों से एक ही आंसर मिलता है। लो एनर्जी लिमिट में चाहे प्लैंकियन ऑसिलेटर से आंसर निकालो, प्लैंक्स लॉ बनाओ, चाहे क्लासिकल ऑसिलेटर से रिले जीन्स लॉ बनाओ, दोनों एक ही बात होती है। ओके, सो दिस रफली दिस इज नॉट वेरी गुड डायग्राम बट स्टिल। और इसका अपोजिट एनालिसिस आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो फिर हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट का मतलब क्या हुआ? हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किस फ्रीक्वेंसी को हम हाई कह रहे हैं। तो मैथमेटिकली हमने क्वांटिफाई किया था, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब एक्स का जो फैक्टर था वो एच न्यू अपॉन के टी, एक्स मतलब एच न्यू अपॉन के टी 1 से क्या है? बहुत ज़्यादा, या एच न्यू के टी से बहुत ज़्यादा है। ओके दिस। तो फिर प्लैंकियन ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन लूँगा मैं और उसे हाई एनर्जी पे एनालाइज करूँगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे, सॉरी। ये था प्लैंकियन ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी को हमने ऐसे लिख दिया था, न्यूमरेटर को तो एच न्यू रखा था और डिनोमिनेटर को ई पावर एक्स माइनस 1। अब अगर एक्स 1 से बहुत ज़्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब एक्स 1 से बहुत ज़्यादा है, तो ई पावर एक्स के मुकाबले ये डिनोमिनेटर का 1 तो कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा। आप ऐसे ही सोच लीजिए, एक्स को 10 ही सोच लीजिए, 10 भी कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ, पर थोड़ी देर के लिए 10 ही सोचिए। माना एक्स 10 है, ई पावर 10 ई 2 और 3 के बीच होता है और ऑलमोस्ट 3 के ज़्यादा करीब होता है। पर आप अगर 2 भी लें, रफली एक बहुत रफ एस्टिमेट भी इस नंबर का करूँ, लोअर एस्टिमेट भी, 2 पावर 10, एक्स को मैं 10 मान रहा हूँ, 2 पावर 10 1000 से ऊपर होता है। तो 1000 के मुकाबले 1 नेग्लिजिबल है, इस नंबर को आप ड्रॉप कर सकते हैं। और ये तो मैं तब की केस की बात कर रहा हूँ जब एक्स केवल 10 है। सोचिए एक्स अगर जो पावर में जो फैक्टर है ये 100 या 1000 का हो तो तब तो ये नंबर इससे बहुत 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 बड़ा है। तो मतलब हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट में आप अगर इस 1 को ड्रॉप भी कर दें इस एक्सप्रेशन में, प्लैंक्स लॉ के एक्सप्रेशन में, प्लैंक्स एनर्जी के एक्सप्रेशन में, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो रफली ये नंबर एच न्यू अपॉन ई पावर एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ई पावर एक्स का फैक्टर 1 से बहुत ज़्यादा है, बशर्ते एक्स 1 से बहुत 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 ज़्यादा हो। तो प्लैंकियन ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी है हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट में एच न्यू, और ई पावर एक्स को ऊपर ले जाके ई पावर माइनस एक्स, और x की वैल्यू फिर से रिटर्न कर दो। x केवल एक शॉर्ट हैंड था, उससे ज़्यादा हमने x को कोई इस्तेमाल नहीं किया। ई पावर माइनस, ये एक्सपोनेंट ऊपर आके नेगेटिव हो चुका है, माइनस एच न्यू अपॉन के टी। तो फिर से प्लैंक्स लॉ पे चलते हैं। ये तो केवल एनर्जी का एक्सप्रेशन है ऑसिलेटर की। प्लैंक्स लॉ
ई न्यू डी न्यू ओरिजिनल लॉ था C/4 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन C क्यूब डी न्यू, और यहाँ ये वाला एक्सप्रेशन था, ये वाला एवरेज एनर्जी ऑसिलेटर की। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट में आप इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो रिप्लेसमेंट मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये प्लैंक्स लॉ है हाई एनर्जी लिमिट में। ये आप प्लैंक्स लॉ नहीं बोल सकते, आप इसे प्लैंक्स लॉ हाई, मैं बार बार एनर्जी शब्द शायद गलत बोल रहा हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट में। ओके, प्लैंक्स लॉ हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट में ये हो गया। अब जरा यहाँ जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक तरफ कर दीजिए, C/4 8 पाई ओवर C क्यूब और यहाँ से H। और मैं यहाँ कैंसिलेशन भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कुछ कैंसिलेशन होंगे पर वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। न्यू स्क्वायर का एक फैक्टर और एक न्यू का फैक्टर, ये जो H न्यू के साथ आया न्यू क्यूब, ये हमारे पास पहले भी था, प्लैंक्स लॉ में भी था न्यू क्यूब और डिनोमिनेटर आपका e⁻h⁻⁻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 
रख देता हूँ A1 डैश, ये सब कांस्टेंट कुछ है A1 डैश न्यू क्यूब एक्सपोनेंट h अपॉन k को अगर आप A2 डैश लिख दें तो माइनस A2 डैश न्यू अपॉन टी। ये मैंने A1 A2 नाम क्यों रखे, क्योंकि जो ये वीएन ने अपना सेकंड लॉ बाद में सक्सेसिवली दिया था फ्रीक्वेंसी के टर्म में, वो क्या उसने यही कहा था कर्व फिटिंग के बेसिस पे कि ई न्यू डी न्यू का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, सम कांस्टेंट एक न्यू क्यूब का फैक्टर होना चाहिए, एक्सपोनेंट फंक्शन माइनस सम कांस्टेंट टाइम्स न्यू अपॉन टी। वेवलेंथ के टर्म में अलग था, वेवलेंथ में 1/λ5 का फैक्टर था, फ्रीक्वेंसी में न्यू क्यूब का फैक्टर न्यूमरेटर में और इस प्रकार का एक्सपोनेंट। तो आप अगर चेक करें ये एग्जैक्टली सेम हुई है, मैंने लिखा भी है इनफैक्ट, ये वेन्स जिसे हम सेकंड रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं, ये एग्जैक्टली वो फॉर्म आ गई। प्लैंक्स लॉ हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट में वेन्स सेकंड रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में कन्वर्ट हो जाता है, लो फ्रीक्वेंसी लिमिट में रेलेजिन्स लॉ में, और हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट में ये। तो अब आप वो चीज़ भी समझ चुके होंगे, जब इनिशियली लोगों ने ब्लैक बॉडी के रेडिएशन के कर्व तो लैब में निकाले, फिर एक वेन ने सेकंड रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया, लेकिन वो केवल यहाँ से ही पाया गया लगभग, ये जिसे हम हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी। और रेले-जीन्स लॉ जो क्लासिकल आइडिया पे डिराइव किया गया वो रफली यहाँ से ही पाया गया लो फ्रीक्वेंसी लिमिट में। अब आप उसे समझ सकते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला जो, अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ, थ्योरी ना भी बोलूँ, फॉर्मूला, वो है प्लैंक्स फार्मूला। और प्लैंक फार्मूला लो फ्रीक्वेंसी लिमिट में मतलब रेले-जीन्स लॉ, तो लो फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाला हिस्सा। तो प्लैंक लॉ तो सब जगह काम करता है, पर आप उसको केवल लो एनर्जी लिमिट में देखें तो रेले-जीन्स लॉ, तो रेले-जीन्स लॉ केवल लो फ्रीक्वेंसी में काम करता है। और प्लैंक लॉ को आप केवल हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में देखें तो वीन्स सेकंड लॉ, तो हाई फ्रीक्वेंसी में केवल वीन्स सेकंड काम करता है, वीन्स सेकंड काम करता है। ओके, प्लैंक्स तो सब जगह काम करता है और उसकी लिमिट्स केवल हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी रीजन में अप्रोप्रिएटली काम करती हैं। दिस तो इनफैक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जितना नॉलेज था, एक्सपेरिमेंट और कुछ सेमी इंपेरिकल और इंपेरिकल और अन्य डेटा, वो सारा का सारा ब्लैक बॉडी प्लैंक्स थ्योरी से, प्लैंक फार्मूले से सब कुछ एक्सप्लेन हो गया। ओके, इनफैक्ट मतलब मेनली हमने 5 चीज़ों की बात की या 6 चीज़ों की। पहले तो एक्सपेरिमेंटल कर्व्स प्लैंक फार्मूले से पूरी तरह एक्सप्लेन होते हैं, तो वहीं पे वैसे सारा एक्सप्लेनेशन हो चुका है, आपको इससे आगे की बात करने की जरूरत ही नहीं है। पर फिर भी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ सिग्मा टी पावर 4 वो भी एक्सप्लेन हुआ, लैम्डा एम इन टू टी इक्वल टू बी वीएन्स डिस्प्लेसमेंट वो, और जो 3 रेडिएशन लॉज हैं, एक जनरल फॉर्म वीएन्स फर्स्ट रेडिएशन जो कि थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म से आया था, प्लैंक्स लॉ इस फॉर्म का है, बिल्कुल सही। फिर हमने चेक किया लो और हाई एनर्जी लिमिट में वीन्स सेकंड लॉ और रेले-जीन्स लॉ भी हमें मिल जाते हैं, मतलब प्लैंक्स लॉ से यहाँ पे भी हम पहुँच सकते हैं। तो रेडिएशन के बारे में जितना अर्लियर नॉलेज था सारा का सारा, आपको इतनी सारी अलग अलग चीज़ें नहीं, सबका सब आपके केवल प्लैंक्स लॉ में कंटेंड है। प्लैंक्स लॉ में कंटेन होने का मतलब आप समझ रहे हैं, प्लैंक्स लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट, पर वो नहीं है। प्लैंक्स लॉ आया कहाँ से? प्लैंक्स हाइपोथेसिस, क्वांटा का आइडिया। तो इसका मतलब फिजिक्स अगर फंडामेंटल लेवल पे समझनी है तो आपको क्वांटम आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ओके, मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाकी इसका जो मैं और डिस्कशन अभी थोड़ा करेंगे, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन अब। ओके, तो दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। एक तरह की आप समरी समझ सकते हैं जो हमने ये पूरे प्लैंक लॉ तक पहुंच के जो हमने सारा कुछ स्टडी किया, इसकी एक समरी देखने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दैट वुड बी ऑल फॉर द टाइम बीइंग। थैंक यू एवरीबॉडी।